आईपीएल 2024 में बल्लेबाजी इस बार एक अलग लेवल पर निकल गई। आपने देखा कि बहुत बड़े-बड़े स्कोर्स बने और चेज डाउन भी हुए। लेकिन बहुत कम आपने देखा इस बार के आईपीएल में कि कोई छोटा टोटल डिफेंड हो गया हो। जनरली आप अगर पिछले आईपीएल का ट्रेंड उठा के देखेंगे तो कुछ मैचेस ऐसे जरूर आते थे जहां पर लो स्कोरिंग थ्रिलर आपको देखने को मिलता था। इस बार आपको कुछ देखने को नहीं मिला। इस बार आपको सिर्फ हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, पार स्कोर बने, अबव पार बने और उसी तरह के मैचेस आपको देखने को मिले। सो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का डोमिनेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। चाहे वो छक्के लगाने की बात हो, चाहे टोटल रन कंसीडर करने की बात हो, गेंदबाजों का इकोनॉमी हो, वो सारी चीजें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इस बार आईपीएल 2024 की प्लेइंग 11 बनाते हैं हम कि कौन सी वो बेस्ट टीम हो सकती है जो इस परफॉर्मेंस के बाद आपको नजर आती है। तो शुरुआत अगर ओपनर से करें तो ओपनिंग में एक खिलाड़ी ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। हालांकि ये चीजें आप पहले से भी देख रहे थे, लेकिन वो खिलाड़ी इस चीज को एक डिफरेंट लेवल पर ले गया। मैं बात कर रहा हूं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने 15 मैचेस में 567 रन किए, 40 के आसपास की एवरेज थी। मतलब कंसिस्टेंसी भी रही। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो रन बना रहे थे और बहुत अच्छी पेस पर रन बना रहे थे, उसमें एक कंसिस्टेंसी भी थी। साथ में 192 के आसपास का स्ट्राइक रेट, चौके लगाने के मामले में वो पहले नंबर पर थे, 64 चौके उन्होंने लगाए। छक्के लगाने के मामले में भी वो टॉप प्लेयर थे, 32 छक्के उनके बल्ले से निकले। सो ट्रेविस हेड इस बार आईपीएल में अपनी एक अलग छाप छोड़ के गए हैं। तो उस खिलाड़ी का इस आईपीएल की 11 में ओपनर बनना लाजमी सी बात है। उसके बाद उनका जोड़ीदार कौन होगा? जोड़ीदार मैं चुनूंगा विराट कोहली को। विराट कोहली को इसलिए क्योंकि इस आईपीएल से पहले उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के बहुत सवाल थे, उनके स्पिन के खिलाफ गेम को लेकर के बहुत सवाल थे, और विराट कोहली ने बहुत दिनों के बाद ऐसा आईपीएल दिखाया जहां पर इतने रन बनाए और साथ में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग 155 के आसपास करा। 155 बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है जब खिलाड़ी ने 750 के करीब रन बनाए हो। 741 रन विराट कोहली ने इस सीजन बनाए। एवरेज थी उनकी 61.75 की। साथ में दूसरे नंबर पर छक्के लगाने के मामले में रहे, उन्होंने 38 छक्के इस आईपीएल में लगाए, जो जनरली आप विराट कोहली के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। आप मानते हैं कि विराट कोहली चौके ज्यादा लगाते हैं, अलोंग द ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं, तो आपको विराट कोहली का रन्स के मामले में, स्ट्राइक रेट के मामले में, छक्के लगाने के मामले में दूसरा रूप तो देखने को मिला ही मिला। बट साथ में विराट कोहली ने जो नई चीजें दिखाई वो थी उनके कुछ जो शॉट्स मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए, स्लॉग स्वीप जिसकी बात आप करेंगे, और कुछ डिफरेंट शॉट्स जो विराट कोहली की बुक में आपको ज्यादा नहीं दिखते थे या वो अवॉइड करते थे। तो थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ विराट कोहली इन टी20 क्रिकेट आपको देखने को मिला, और बाकी रन्स, इंपैक्ट और सारी चीजें आपको आंकड़ों में भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, सो नंबर 3 पर मैं पिक करूंगा संजू सैमसन को। संजू सैमसन आखिरी फेज में अपने गेम को रेज नहीं कर पाए, जो उनकी एक प्रॉब्लम बहुत सालों से रहती थी। इतने सीजन उनको खेलते हो गए, कभी उनके लिए 500 रन से ऊपर का सीजन नहीं गया। इस बार उन्होंने इस सीजन जो है वो 16 मैचेस में 531 रन किए, 49 के आसपास की उनकी एवरेज थी, 154 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट था, चौके छक्के भी उन्होंने खूब लगाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि जिस तरह से वो खेले, राजस्थान रॉयल्स की टीम का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, लोअर मिडिल ऑर्डर फेल हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर ही वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द ये टीम चलती रही, जिसने 9 में से 8 मैच अपने शुरुआती जीत लिए थे। उसमें संजू सैमसन का बहुत बड़ा रोल था। इस टीम ने क्वालिफाई किया, दूसरा क्वालिफायर खेली, तो विकेट के पीछे से भी था, लेकिन बल्ले से जिस तरह से, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो शुरू के मैचेस में खेले, वो अपने आप में बहुत कमाल की थी। उसके बाद नंबर 4 पर मैं पिक करूंगा रियान पराग को। रियान पराग का इमर्जेंस बहुत कमाल का रहा है। आईपीएल उनके लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, क्योंकि पिछले 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन जैसे ही आईपीएल में आते थे वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो पा रही थी। इस बार वो अपॉर्चुनिटी संजू सैमसन ने एज ए लीडर उनको दी 4 नंबर पर, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी कि संजू ने मुझे ये बोला था कि ही विल प्ले एट नंबर 4, और पूरा अश्योरेंस जो मिला उसका नतीजा ये हुआ कि रियान पराग ने 16 मैचेस में 573 रन बनाए, टॉप 5 रन गेटर में वो थे, 52 की एवरेज थी और 150 का स्ट्राइक रेट था। 4 नंबर पर जहां पर एक वर्सेटाइल बैटिंग की बात करेंगे, जब जरूरत हुई तो उन्होंने 13 गेंदों पर 34 रन की पारी भी खेली। जब पार्टनरशिप लगानी थी तो संजू सैमसन के साथ उन्होंने कुछ वैल्यूएबल पार्टनरशिप लगाई। कभी गेम फिनिश करने की जरूरत हुई तो डीप भी लेके गए। तो उन्होंने डिफरेंट रोल्स में बल्लेबाजी की, डिफरेंट तरीके से बल्लेबाजी की, और जो ओवरऑल रेंज थी उनकी स्ट्रोक मेकिंग की वो भी डिस्प्ले की।
शायद उतना खुल के या उतना एक्सप्रेसिव वे में नहीं खेले जिस तरह से खेलने के लिए वो जाने जाते हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को बखूबी निभाया। परफॉर्मेंस में जो चीज रिफ्लेक्ट होती है, उनके रन्स, एवरेज नंबर्स, और 4 नंबर पर आप अक्रॉस आईपीएल देखेंगे तो आपको सबसे बेहतर प्लेयर रियान पराग ही नजर आएंगे। देन बात 5 नंबर की जाए, 5 नंबर पर इस बार परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हेनरिच क्लासन का जो शुरू का फेज था उसमें उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। 16 मैचेस में टोटल 479 रन है, जबकि हेनरिच क्लासन का यह बेस्ट सीजन नहीं है। आप कहेंगे कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा फीका सीजन रहा है, लेकिन फिर भी 40 की एवरेज और 171 का स्ट्राइक रेट, छक्के लगाने के मामले में भी टॉप पर, 38 छक्के उनके बल्ले से निकले। तो कहीं ना कहीं जो स्पिनर के खिलाफ उनका गेम था वो एक हाईलाइट करने वाली चीज है, और जितना जल्दी वो गेम चेंज करते हैं, किसी भी टीम में आज की डेट में आप उनके जैसे बैट्समैन को नंबर 5 पर रखना चाहेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी उस तरह के हैं जो गेम बहुत जल्दी चेंज करते हैं। इस बार आईपीएल में भी आपने देखा कि परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ हेनरिच क्लासन न होने के बावजूद भी इंपैक्ट उनका बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए, नंबर 6 पर मैं पिक करूंगा निकोलस पूरन को। हालांकि ये उनकी रेपुटेशन के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट सूटेड नंबर नहीं है, लेकिन इसी नंबर पर वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले। 14 मैचेस में 500 के करीब रन उन्होंने किए, 62 की एवरेज थी और 178 का स्ट्राइक रेट था। 36 छक्के उनके बल्ले से भी निकले। और एक चीज मैं देख रहा हूं, जितने बैट्समैन मैंने पिक किए हैं सबने जो है वो 30 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। संजू सैमसन एक प्लेयर जरूर थे जिन्होंने 24 छक्के लगाए थे, 28 नहीं 24 छक्के जिन्होंने लगाए थे। बाकी प्लेयर सारे के सारे जो है वो छक्के लगाने के मामले में 30, 32, 35 उससे आगे ही आपको दिखे, जो टॉप 6 में मैंने पिक किए हैं, क्योंकि इस बार रन ही इतने बने हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि बल्लेबाजों ने छक्के काफी ज्यादा लगाए। उसके बाद नंबर 7 की अगर बात की जाए तो नंबर 7 पर मैं पिक करूंगा आंद्रे रसेल को। आंद्रे रसेल ने शायद बल्ले से उतना कमाल नहीं किया, लेकिन इस बार केकेआर के लिए जो वो विकेट टेकर, गोल्डन आर्म उनकी तरफ से जो आपको देखने को मिला कि जब भी केकेआर को जरूरत पड़ी, केकेआर के लिए विकेट निकाल करके आंद्रे रसेल ने दिया। इवन फाइनल में जो उन्होंने 3 विकेट लिए, तो वो कहीं ना कहीं, वैसे भी आप टी20 क्रिकेट में उनको पिक करना चाहेंगे किसी भी साइड में जब भी आप टी20 की टीम बनाएंगे। इस बार बल्ले से तो सिर्फ उनके 222 रन है, लेकिन गेंदबाजी में बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा। कभी डेथ में जरूरत पड़ी वहां भी उन्होंने गेंदबाजी की, पावर प्ले में 5वां 6वां ओवर डालना हुआ तब भी उन्होंने गेंदबाजी की, मिडिल ओवर्स में विकेट चाहिए हुए तब भी उन्होंने गेंदबाजी की, नॉकआउट्स में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, वो सारी चीजें अगर आप कंक्लूड करें और वैसे भी उनको एज ए प्लेयर देखें तो टॉप क्लास रहे हैं। देन 8 नंबर पर बहुत माथापच्ची करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे अक्षर पटेल को अपनी टीम में पिक करना पड़ेगा, क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर्स के ऑप्शंस मेरे पूरे हो चुके थे जो मैंने ऑलरेडी ले लिए थे। मैंने ट्रेविस हेड ले लिया, हेनरिच क्लासन ले लिया, निकोलस पूरन ले लिया, साथ में आंद्रे रसेल ले लिया। तो अब मैं सुनील नरेन को नहीं ले सकता था इस टीम में, इसलिए मैंने पिक किया अक्षर पटेल को, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा सुनील नरेन और अक्षर पटेल की। लेकिन फिर भी अक्षर पटेल ने 14 मैचेस में 235 रन स्कोर किए, 29.37 की एवरेज थी, 132 के आसपास की स्ट्राइक रेट थी, विकेट्स भी लिए, क्रूशल जंक्चर्स पर विकेट निकाले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। और जो थोड़ी बहुत वापसी दिल्ली कैपिटल्स की बाद के फेज में हुई उसमें अक्षर पटेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो शायद उनकी वो गेंदबाजी है जिसकी वजह से मैं उनको स्लाइट एज देना चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी रोल में सिमिलर तरह से आप जडेजा को कंपैरिजन करें तो 14 मैचेस में 267 रन है, उनसे ज्यादा रन है, एवरेज 44.50 की है, स्ट्राइक रेट 142 का है 132 के मुकाबले, और विकेट्स में भी रवींद्र जडेजा शायद नंबर ऑफ विकेट्स में कम है, बट आपको इकोनॉमी रेट दोनों का बहुत क्लोज देखने को मिलेगा। तो दोनों का इकोनॉमी रेट बहुत क्लोज है, लेकिन जडेजा की जो गेंद से मेजॉरिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी वो चेन्नई के ग्राउंड पर आपको देखने को मिली। जडेजा इन चेन्नई एंड जडेजा इन डिफरेंट ग्राउंड, आपको बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अक्षर पटेल जो टी20 क्रिकेट के स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर आप जिनको कहते हैं, तो गेंदबाजी से उन्होंने बड़ा इंपैक्ट डाला, और ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको और कोई प्लेयर इनके नजदीक नहीं दिखाई देगा जो बल्ले और गेंद दोनों के साथ कंट्रीब्यूटर रहा हो। उसके बाद नंबर 9 पर हर्षित राणा, और हर्षित राणा ने इस सीजन जितना इंप्रेस किया है, जो गेंदबाज पिछले सीजन दिखा था, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में देखा, साउथ अफ्रीका भी गए थे, इनको रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन जो आईपीएल में टी20 स्किल सेट डेवलप होते हुए देखा है वो बहुत कमाल की चीज है। अभी भी बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है,
लेकिन जो स्लोअर वंस इनकी इस बार इतनी डिसेप्टिव रही, वो सबसे बड़ा कारण थी कि हर्षित राणा जो 140 क्लिक्स पर बड़ी आसानी से आके अच्छा डेक को हिट करते हैं और उनके पास इतना डिसेप्टिव स्लोअर वन होना, तो ये जो वेरिएशन है वो बहुत फ्रूटफुल रहा उनके लिए। साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे, 13 मैचेस उन्होंने खेले, 19 विकेट लिए, 20 की एवरेज थी, 13 का स्ट्राइक रेट था। इकोनॉमी थोड़ा हायर साइड पर दिखेगा 9 से ज्यादा का, लेकिन आपको ये भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, उन्होंने डेथ के ओवर्स किए, उन्होंने 5वां छठा ओवर पावर प्ले का किया। तो जो डिफिकल्ट ओवर होते हैं ना टीम के, वो हर्षित राणा ने कहीं ना कहीं इस बार गेंदबाजी की है, जो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी मिचेल स्टार्क शुरू के मैचेस में नहीं ले रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर्षित राणा ने ली और उनका इमरजेंस बहुत कमाल का रहा। बैटिंग में उतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, लेकिन बैटिंग पोटेंशियल भी इनके पास है, तो जरूर ये इस टीम में जगह बनाएंगे, मेरे लिए नंबर 9 के प्लेयर होंगे। उसके बाद नंबर 10 पर एक और फास्ट बॉलर मैं पिक करूंगा, जसप्रीत बुमराह को। आंकड़े बता देता हूं, 13 मैचेस में 20 विकेट हैं, 16 की एवरेज है, 15 का स्ट्राइक रेट है और इकोनॉमी 6.5 से कम है। अपने आप में नंबर्स बहुत कहानी बयां करते हैं। जसप्रीत बुमराह अपने बहुत सारे स्पेल्स में अनप्लेबल थे, एट बिल आके उन्होंने जिस तरह से यॉर्कर्स एग्जीक्यूट की, स्लोअर वंस एग्जीक्यूट की, और सबसे अच्छी चीज जसप्रीत बुमराह की कि उनको ये पता है कि कब किस गेंदबाज के खिलाफ कहां गेंदबाजी करनी है, किसको कौन सी लेंथ डालनी है, किसको कौन सी लाइन डालनी है। तो विकेट्स भी उन्होंने निकाले, साथ में बहुत इकोनॉमिकल भी रहे, और कई बार सामने वाली टीमों में बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी से खौफ खाते हुए भी नजर आए कि कब जसप्रीत बुमराह की गेंद आके टो में लग जाए, कब स्टंप्स लेके चली जाए या कब बाउंसर आ जाए। हमेशा बल्लेबाज आपको वो फियर दिखेगा कि अगली गेंद कौन सी आने वाली है। जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो बल्लेबाज के चेहरे पर वो फियर दिखाती है कि अगली गेंद क्या आएगी, मैं कौन सी गेंद के लिए प्रिपेयर करूं। जनरली आम फास्ट बॉलर के खिलाफ बैट्समैन थोड़ा प्रीएम्प्ट कर लेता है, अंदाजा होता है कि क्या आ सकता है, और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ वो गेस वर्क चलता नहीं है, जो शायद मुझे लगता है किसी का नहीं चला। उसके बाद 11वां प्लेयर मैं पिक करूंगा वरुण चक्रवर्ती को, और इस लाइनअप में वो दूसरे स्पिनर भी होंगे। वरुण चक्रवर्ती शुरुआती 5-6 मैचेस बहुत ऑर्डिनरी थे, लेकिन उसके बाद जो आरआर वर्सेस केकेआर का मैच था, उसके बाद जो उनकी किस्मत बदली, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, 15 मैचेस में 21 विकेट, 19 की एवरेज, 14 का स्ट्राइक रेट और 8 का इकोनॉमी, जो कि शुरू में बहुत हायर साइड पर था, इवन 10-11 के आसपास का उनका इकोनॉमी था, उसको भी नीचे लेके आए, नंबर ऑफ विकेट्स भी निकाले और बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पर उन्होंने विकेट निकाले। और ये वो गेंदबाज हैं जो बहुत कंडीशंस डिपेंडेंट नहीं है। केकेआर ने अपने गेम्स जिस वेन्यू पर खेले वो हाई स्कोरिंग मैचेस थे, चौके छक्के ज्यादा लगे, छोटा ग्राउंड था, उस सब के बावजूद अगर वरुण चक्रवर्ती के इस तरह के फिगर्स और नंबर्स आपको दिखते हैं, तो गेंदबाजी की भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी। ना सिर्फ ये कि नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो टी20 क्रिकेट में आप चाहते हैं कि गेंदबाज को पिक करना मुश्किल हो, जब तक आप कुछ डाउट बल्लेबाज के माइंड में नहीं छोड़ेंगे, तब तक टी20 क्रिकेट में आपको बल्लेबाज बहुत ध्यान से या उस तरह से नहीं खेलेगा। अदरवाइज बल्लेबाज क्या होता है, गेंद देखता है, बल्ला चलाता है। जब आपके पास कुछ सरप्राइज एलिमेंट होता है या आपको गेस नहीं कर पा रहा कि आपसे क्या आने वाला है, जब ऐसी सिचुएशन होती है, तभी बैट्समैन आपको बहुत कॉशियस होकर खेलता है, डिफेंसिव होके खेलता है। तो इनके खिलाफ भी बहुत हद तक बल्लेबाज डिफेंसिव होके बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर भी विकेट्स भी हैं, इकोनॉमी भी अच्छा है, इंप्रेसिव गेंदबाजी इनकी तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद अगर इंपैक्ट प्लेयर पिक करना होगा तो मैं पिक करूंगा टी नटराजन को। मुझे लगता है कि इंडियन फास्ट बॉलर्स में जो वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, उनमें सबसे इंप्रेसिव और कंसिस्टेंट गेंदबाज कोई था तो वो थे टी नटराजन, जिन्होंने 14 मैचेस में 19 विकेट लिए, 24 की एवरेज थी, 16 का स्ट्राइक रेट था, 9 का इकोनॉमी था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो विकेट्स इन्होंने लिए ना, उनकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी। जब जब एसआरएच की टीम को विकेट चाहिए हुआ, इन्होंने विकेट निकाल करके दिए। इवन आप देखेंगे कि नॉकआउट गेम में भी इन्होंने पहले मैच में विकेट निकाल के दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें तो जो लीग के मैचेस थे, वहां पर जब भी क्रूशियल मैच फंसा, इनकी परफॉर्मेंस हमेशा उभर करके आई। तो ये एक मेरे इंपैक्ट प्लेयर होंगे। इंपैक्ट प्लेयर तो मैं और भी पिक कर सकता था, बट मैंने 12 प्लेयर पिक किए हैं। एंड में इस टीम का कप्तान कौन होगा, और शायद जितने भी प्लेयर हैं उनमें कप्तानी के कैंडिडेट मेरे हिसाब से संजू सैमसन ही नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम चली, तीसरे नंबर पर उन्होंने फिनिश किया। और आई थिंक जो चीज इंप्रेसिव थी, प्लेयर्स को जो अश्योरेंस दिया गया, जिस तरह से उन्होंने शुरुआती मैचेस में डोमिनेशन देखने को मिला, दे लॉस्ट देयर वे। आखिर के कुछ मैचेस में टॉप ऑर्डर का ना चलना, लोअर मिडिल ऑर्डर का फेल होना, वो बहुत सारी वजह थी जिस वजह से ये टीम आगे नहीं जा पाई या फाइनल नहीं जीत पाई। लेकिन स्टिल मैं देखता हूं कि कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से संजू सैमसन ने बहुत सारी अच्छी चीजें डिस्प्ले की हैं इस सीजन में। तो दोस्तों ये थी मेरी 11
विद इम्पैक्ट प्लेयर आपके 11 क्या है, आपका कप्तान कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।